फटाफट फटाफट 5 मिनट में रिवाइज करो। सबसे पहले क्या पढ़े थे? डाल्टन का सिद्धांत पढ़े थे, एटॉमिक सिद्धांत। वो क्या था? परमाणु क्या है? माने कि सारे मैटर जो है वो किससे बने हैं? एक सूक्ष्म कण से बने हैं जिसको नाम दिया गया है क्या? परमाणु। ठीक है। और एटम, एटम का क्या अर्थ होता है? एटम वर्ड जो आया है किससे आया है? एटम वर्ड नाम के वो वर्ड वर्ड क्या है? वो वर्ड क्या है? एटोमियो वर्ड था ना एक, एटोमियो वर्ड था जिससे एटम वर्ड आया, जिसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है उसका? अविभाज्य। डाल्टन का थ्योरी था कि अविभाज्य कण मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या खोज हुआ? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे जे थॉमसन ने। तो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज करने के बाद कौन सा मॉडल दिया? कौन सा मॉडल दिया? वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, या प्लम पडिंग मॉडल, या फिर रेज पडिंग मॉडल, 3 नाम था उसके में। ठीक है। उस मॉडल में क्या था? उस मॉडल में क्या था बताओ? जो तरबूज में लाल गुदा है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है। और जो बीज है वो क्या है? ऋणात्मक आवेश है और इलेक्ट्रॉन है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया था। अभी तक किसका खोज नहीं हुआ था? प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था। उसके बाद कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था एक्सपेरिमेंट का? रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, या फिर सोने की पतली परत का क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था। ठीक है। उससे क्या प्राप्त हुआ? उसका क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट क्या निकला? कि पूरा एटम क्या है? खाली है। और पूरा जो मास है, मास यानी द्रव्यमान है, वजन है, वो कहाँ पे है? बीच में। और कितना बीच में है? 5 किलोमीटर का एरिया लेंगे तो एक क्रिकेट का बॉल जितना बीच में रखेंगे उतना में क्या है? पूरा द्रव्यमान है। और उसमें वो जो बीच में है न्यूक्लियस, उसमें क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। रदरफोर्ड ने फिर अगला मॉडल कौन सा दिया एटम का? किसने दिया? रदरफोर्ड ने। कौन सा मॉडल दिया वो? सौरमंडलीय मॉडल दिया ना, प्लेनेटरी मॉडल जिसको कहते हैं, प्लेनेटरी मॉडल, जो प्लेनेट की तरह घूमता है इलेक्ट्रॉन, जिसमें जिसमें क्या रहता है? चार्ज कहाँ रहता है? बीच में रहता है। और बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? चारों तरफ घूमता है। हाँ। ई बाय एम रेशियो कौन निकाला था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए थे हम लोग। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ई बाय एम रेशियो आता है। वो कितना आया था? ई बाय एम रेशियो कितना आया था? ई क्या था? चार्ज। एम क्या था? मास। ई क्या था? आवेश। एम क्या था? द्रव्यमान। उसका रेशियो कितना आया था? कितना आया था बताओ? 1.6। वो तो चार्ज में, चार्ज पे कितना आवेश है? इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। ये दोनों जो आया था किसके बाद आया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद आया था। ये इसी के बाद आया था ना। इसमें से हम लोग निकाले थे ई बाय एम का रेशियो। ई बाय एम का रेशियो कितना आया था बताओ? 1.75 इंटू 10⁻11 था। आया था कुछ इस तरह का? क्या है वो? हाँ, 1.75 इंटू 10⁻11। ई बाय एम का रेशियो ये आया था। इधर ध्यान दो, फिर तुम लोग भूल जाओगे सब। फिर वो आया नहीं ना वो लड़का, एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा है। ठीक है। ई बाय एम रेशियो किसने दिया था? ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया किसने था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था जी? क्या नाम है इसका? आर ए मिलिकन। ये सारा बात याद होना चाहिए। आर ए मिलिकन ने क्या किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या दिया? ई बाय एम का रेशियो दिया। इसी तरह 5 मिनट में सबको रिवीजन कर लेना है। ई बाय एम का रेशियो आया था कितना? 1.75 इंटू 10⁻11 और कूलम पर केजी। ठीक है। ई बाय एम का रेशियो जब मिल गया था, उसके बाद जे जे थॉमसन निकाला था किसका? ई का मान अलग से और एम का मान अलग से। ये कैसे निकला था? ये कैसे निकला था बताओ? बताओ ये कैसे निकला था? ई का मान कितना आया है?
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आवेश कितना आया? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एम ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन का। कितना आया है वो? 9.1। दो डिजिट तक याद रखो। 9.1 इंटू 10⁻31 10⁻31 10 पे घात -31। ठीक है, तुम लोग अभी फिर पूछेंगे, तुम लोग नहीं सुन रहे हो ना। उसके बाद क्या हुआ था? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? ये सब छोटा छोटा बात याद करने बोले थे ना तुम लोगों को। इलेक्ट्रॉन का खोज के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। कैनाल रे हुआ था ना। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें से कैनाल रे निकला था। कैनाल रे निकला था। क्या निकला था? कैथोड रे। कैनाल रे तो इसमें निकला था, पॉजिटिव का खोज में। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, समझे? क्या नाम था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट था जिसमें किसका खोज हुआ था? प्रोटॉन का खोज हुआ था, समझे? कैनाल रे में किसका खोज हुआ था? प्रोटॉन का खोज हुआ था। ठीक है, कैथोड रे में किसका खोज हुआ था? इलेक्ट्रॉन का। कैनाल रे से प्रोटॉन का खोज हुआ था। कैनाल रे से किसका खोज हुआ? प्रोटॉन का खोज हुआ था। ठीक है, उसके बाद एटम में तीन चीज होता है, मूल चीज, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज -1e +1e 0, मास 1/1 1836 और AQ। ये तीन चीज होता है। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? बार बार बताए ना, इसको क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। हीलियम+2 को ही क्या कहते हैं? अल्फा कण। अल्फा कण और अल्फा पार्टिकल। यही अल्फा कण फेंका था कौन? रदरफोर्ड फेंका था। किस पे फेंका था? गोल्ड फॉइल पे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और यही अल्फा पार्टिकल हम लोग बेरिलियम में फेंक के क्या खोजे थे? न्यूट्रॉन खोजे थे। क्या खोजे थे? न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ था, किससे हुआ था? किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, न्यूट्रॉन नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन और प्रोटॉन रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का कौन था? जेम्स चैडविक। ठीक है, प्रोटॉन का मैं किसी और का नाम भी है क्या? क्योंकि एक लाइन से होते रहता है ना। ठीक है, जेम्स चैडविक किया था। इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो क्या हुआ था? बेरिलियम पे अल्फा कणों की बमबारी करके पता चला था, समझे? बेरिलियम पे, बेरिलियम क्या है? मेटल है जिसका मास कितना है? 9 है और एटॉमिक नंबर 4 है। उसके ऊपर क्या बमबारी किया गया था? He+2। ठीक है, हीलियम+2 का। ठीक है, और क्या बना था? कार्बन बना था, +1 न्यूट्रॉन निकला था। ठीक है, एक न्यूट्रॉन निकला था, तो इसमें न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। नेक्स्ट चलो, ये सब हो गया। ये तीनों खोज होने के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? ये आगे जा क्यों नहीं रहा है? क्या पढ़े थे? एटॉमिक मॉडल पढ़े थे। एटॉमिक मॉडल क्यों बनाना है हम लोग को? समझने के लिए। किन चीजों को समझने के लिए? गैस जो है वो कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, एक दूसरे से चीजें कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आया था थॉमसन मॉडल। इलेक्ट्रॉन का खोज होने के बाद सबसे पहले तो डाल्टन मॉडल आया था। थॉमसन मॉडल में क्या था? तरबूज की तरह। हमेशा याद रखना, थॉमसन मॉडल तरबूज की तरह होगा। तुमको प्लम पडिंग अगर नहीं याद रहेगा, क्योंकि प्लम पडिंग हम लोग इधर चलता नहीं है, हम लोग इधर क्या चलता है? तरबूज चलता है, तो तरबूज याद रह सकता है। समझ में आई बात? तो वाटरमेलन मॉडल भी याद रख सकते हो तुम, उसका नाम। ये मोबाइल स्ट्रिक्टली बैन है। यहाँ जाओ। इसमें लाल गुदा जो है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और बीज जो है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसका मॉडल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया इसका मॉडल? इसका सीमा क्या था? ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को क्या नहीं कर रहा था? फुलफिल नहीं करता है, इसलिए फेल हो गया। और ना ही ये बॉन्डिंग को समझा पा रहा था। उसके बाद आएगा रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का तुम लोग को स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। क्या कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हैं। किसमें फेंक रहे हैं? सोने की पतली परत पे। और उससे हम लोग को पता चलता है क्या हुआ? कि एक न्यूक्लियस भी है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? अल्फा पार्टिकल इधर उधर बिखर रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हो गया। उसके बाद ये तीन मॉडल तक खत्म हो गया है। चौथा मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। चौथा मॉडल किसका आएगा? बोर्स मॉडल आएगा। तो बोर्स मॉडल से पहले, उसके आने से पहले जो जो रिसर्च हुआ था वो पढ़ रहे हैं।
उसमें से प्रमुख दो बात पढ़ रहे हैं, वो दो बात क्या था बताओ। एक ये स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा जो लाइन स्पेक्ट्रा नहीं समझ में आ रहा है वो रिसर्च में था, और दूसरा एक क्या था, एनर्जी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या नेचर होता है, दो नेचर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या नेचर होता है, दो तरह का नेचर होता है। दो तरह का क्या होता है, स्वभाव होता है, किसका, विद्युत चुंबकीय। लाइट जो है, लाइट को ही क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय किरण कहते हैं, समझे। लाइट को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत का फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है, समझे, चुंबकीय फील्ड होता है, समझे। ये पढ़े थे क्या, परमाणु नंबर। परमाणु नंबर क्या होता है, ए, नहीं मास नंबर होता है। परमाणु नंबर क्या होता है, जेड। परमाणु नंबर क्या होता है, जेड। और ये बराबर क्या होता है, पी, यानी नंबर ऑफ प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटोन। और मास नंबर क्या होता है, ए, वो क्या होता है, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बेस पे ये सब क्वेश्चन के थे, यही सब क्वेश्चन आपस में पूछताछ करो, अपना ही ट्रिकी क्वेश्चन बनाओ कि नहीं समझ में आया किसी को। उसके बाद पढ़े थे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या होगा, नंबर ऑफ, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जा रहा है नंबर ऑफ प्रोटोन क्या हो रहा है, बराबर होगा आइसोटॉप्स में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटोन बराबर होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। किसके कारण से अलग होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के अलग होने से, समझे। जैसे प्रोटोनियम में एक प्रोटोन है, एक 0 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटोन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटोन 2 न्यूट्रॉन, तो सबका परमाणु संख्या क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन मास नंबर 1 2 3 अलग अलग होगा, ठीक है। उसी तरह कार्बन क्या है, 6, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, समझे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या होता है, मास नंबर, मास नंबर जो है द्रव्यमान संख्या एक होगा, परमाणु संख्या अलग अलग होगा। द्रव्यमान संख्या एक होगा, परमाणु संख्या अलग अलग होगा। जैसे ये यहाँ पे क्यों है, ओ ये अंतर बता रहे थे ना यहाँ पे कार्बन का, कार्बन 14 का मास 14 है, नाइट्रोजन का भी मास 14 है, लेकिन परमाणु संख्या 6 इसका है, परमाणु संख्या इसका क्या है, 7 है, ठीक है। समभारिक हो गया। उसके बाद पढ़े थे हम लोग सम, क्या पढ़े थे, और एक पढ़े थे सम, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, समान होगा। जैसे कार्बन 14, नाइट्रोजन 15 एंड ऑक्सीजन 16 का क्या है, न्यूट्रॉन 8 है, 8 है, 8 है, एटॉमिक नंबर 6 7 8 है। उसी तरह कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या 7 7 है। नेक्स्ट, इसके बेस पे क्वेश्चन भी किए थे। हाँ, उसके बाद बोर्स की मॉडल की ओर बढ़ने वाले किस, क्या क्यों जानना था बोर्स का मॉडल, एटम का स्टेबिलिटी पहले जानने के लिए, दूसरी बात लाइन स्पेक्ट्रा को समझना है क्यों ऐसा होता है। इसके लिए हम लोग पहले पढ़े थे क्या कि इसके दो चीज पे बेस है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे तुम लोग समझना कि उसका हम लोग जो विजिबल हम लोग देखते हैं वो क्या है, लाइट एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय किरण जब भी बोलेंगे, किरण विकिरण जो भी बोलेंगे, तुम लोग सिंपली समझना लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, समझे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आई बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी बोलेंगे तुम लोग तुरंत क्या समझोगे, लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ईएम वेव का एक लंबा चौड़ा रेंज होता है, जिसमें एक छोटा सा रेंज होता है लाइट का जो हम लोग देख सकते हैं। इसके बारे में कल भी डिस्कस हुआ बहुत डिटेल में, समझे। पहला चीज वही था। दूसरा चीज समझना क्या था, दूसरा चीज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या मतलब, एटम जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो कुछ कलर गायब हो जाता है, और जब लाइट को छोड़ता है तो कुछ कलर दिखता है। इसी चीज को समझने का इन दो चीजों के बेस पे आएगा बोर्स मॉडल। तो उसमें से पहला चीज हम लोग समझ रहे हैं, क्या है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबक के नाम क्यों होता है। ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए जल्दी में जा रहे हैं, यही मत बोलना कि बहुत तेजी में पढ़ा रहे हैं, ये सब तुम लोग को रोज रोज पढ़ना था। हाँ क्या बोली, सही है, यहां आ जाओ। इसको विद्युत चुंबकीय क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लाइट हम लोग देख रहे हैं उसमें दो क्या होता है, चीज होता है। एक होता है विद्युतीय फील्ड, दूसरा क्या होता है, चुंबकीय फील्ड। समझ में आई बात। एक विद्युतीय क्षेत्र होता है और एक क्या होता है, चुंबकीय, ठीक है। दो कंपोनेंट होता है, एक विद्युत का होता है और एक
चुंबक का होता है, और दोनों एक दूसरे के क्या रहता है, 90 डिग्री पे रहता है, दोनों एक दूसरे के समकोण पे रहता है, समझे। और लाइट दोनों के साथ साथ आगे बढ़ रहा होता है, दोनों के साथ साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय है। और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब भी चार्ज पार्टिकल क्या होता है, त्वरित होता है। जब भी चार्ज पार्टिकल क्या होता है, त्वरण करता है, त्वरित होता है, तभी ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तुम लोग नहीं सुन रहे हो ना, जो क्लास को इग्नोर करता है हम उसको भी इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, समझे। अब यहाँ आ जाओ। उसका हम लोग लाइट का एक क्या पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे, लाइट का एक फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि C बराबर होगा, C बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, लंबा कितना है वो, ठीक है। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे हो रहा है, समझ में बात, 1 सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे होता है। आवृत्ति मतलब किसी चीज का कितना बार हो रहा है। तुम्हारा कोचिंग आने का फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रतिदिन 1 बार आते हो, ठीक है। रेहान का कोचिंग आने का फ्रीक्वेंसी क्या है, आधा दिन, आधा बार प्रतिदिन आता है, क्योंकि 2 दिन में 1 बार आता है, समझे, 2 दिन में 1 बार आता है। तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 दिन में 1 बार आते हो। रेहान का फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 दिन में 1 बार आता है, तो वो क्या हो गया, तो आधा दिन प्रतिदिन आया, समझे, आधा क्लास प्रतिदिन। तुम्हारा प्रति क्लास प्रतिदिन हुआ, उसका आधा क्लास प्रतिदिन हुआ, ठीक है। तो वही बात है, आवृत्ति क्या है, जो बार बार रिपीटेशन, कितना जल्दी रिपीट कर रहे हो, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं कितना बार जल्दी जल्दी करते हो, ठीक है। इन्हीं दो का गुना करके क्या बनता है, लाइट का स्पीड आता है, ठीक है। न्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का हिंदी क्या है, आवृत्ति। वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्घ्य, ये एक तरंग की लंबाई बताता है, ये 1 सेकंड में तरंग कितनी बार ऊपर नीचे हुआ वो बता रहा है, ठीक है। और ये न्यू वेव नंबर, ये नहीं बताए हैं। वेव नंबर क्या है, कल क्योंकि एक क्वेश्चन था वेव नंबर, चलो उस क्वेश्चन को करेंगे, उसी में बताते हैं, ठीक है। ये तुम लोग बनाए थे, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या पूछा है, रेडियो दिल्ली का ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सिंपल सा बात पूछा है, संचारक उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। पहला क्या बोला है, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, तो कैसे ज्ञात करेंगे, न्यू दिया हुआ है, तो न्यू दिया हुआ है तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, C बाय न्यू। C कितना है, 3 गुना 10 पे पावर 8 बटे 1368 गुना 10 पे पावर 3 हर्ट्ज, इतना ही है, यही है ना। इसको काट कूट करोगे जो भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। 13 दूनी 26, इसमें पहले 1 2 3 लगा दो, 2, 13 दूनी 26 और कितना बचा 4, 13 39 3, ठीक है, यानी कि 2 2300, 2300 मीटर के आसपास आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2300 मीटर के आसपास आएगा। उसका अगला क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो, तुम लोग बात कर रहे हो, अगला क्वेश्चन पूछा ये विद्युत चुंबकीय के स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है। अब 2300 मीटर किस क्षेत्र में आएगा, ये तुमको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2300 मीटर किस क्षेत्र में आएगा, 2300 मीटर किस में क्षेत्र में आएगा, ये क्या है, ये बराबर हो गया 100, ये बराबर कितना हो गया 10,000, ठीक है। और ये कितना है 1, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10,000 और इसके बीच में 1,000 होगा, ठीक है। तो ये 2300 किसके बीच में आएगा, 1 से लेकर 1,000 के बीच में आएगा। तो रेडियो तरंग तो किस ग्रुप में आता है, रेडियो तरंग में। ये बात समझ में आया तुम लोग अभी जो बता रहे थे। पहले आंसर देखो, इसका आंसर कितना आया 2300 मीटर, कितना आया 2300 मीटर। लैम्डा कितना हो गया 2300 मीटर, हाँ हाँ, तो 2301 से 1,000 के बीच में नहीं आएगा, ओ 2300 है क्या, ठीक है 10,000, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो ये काम का काम तो तुम लोग किए इतना कम से कम ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इस सबको मिटा देते हैं पहले, कुछ गंदगी सबको, ठीक है। अब याद हो लैम्डा कितना आया है 2300 आया है, 2300 को ढूंढो कहाँ पे आएगा, यहाँ से लेकर इसके बीच में आएगा। तो ये भी रेडियो तरंग ही है, ये भी रेडियो तरंग ही है, ये लंबित रेडियो तरंग है,
तो यहाँ मान लेते हैं हम 1000 है, ठीक है, 1000 है, तो 1000 से आगे है तो किस में आ गया, लंबित रेडियो तरंग में, लंबित रेडियो तरंग में 2300। समझ में आई बात, ये बात समझ में आया। पहले तो लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा कितना आया 2300 मीटर। 2300 मीटर किस ग्रुप में आता है पूछा है, गामा किरण में आता है, एक्स किरण में आता है, यूवी में आता है, विजिबल लाइट में आता है, इंफ्रारेड में आता है, सूक्ष्म तरंग में आता है, रेडियो तरंग में आता है, या लंबित रेडियो तरंग में आता है। तो 2300 किस में आता है, लंबित रेडियो तरंग में आता है, क्योंकि 2300 क्या है 1000 से बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये अभी हम लोग कितना कितना क्वेश्चन किए हैं। अब हम तुम लोग का जो क्या लेंगे, केबीडी लेंगे, किसके किसके बेस पे लेंगे, एक आइसोटॉप्स वाला क्वेश्चन किए हैं, न्यूमेरिकल आइसोटॉप्स वाला क्वेश्चन किए हैं। इसके बावजूद केबीडी में एक बार क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर बढ़ा देंगे और ये पूछेंगे, क्या बोलो तो, जैसे किसने किया खोज, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन सब पूछ लेंगे, ठीक है। तो एक तो न्यूमेरिकल्स में क्या क्या किए हम लोग, आइसोटॉप्स आइसोबार वाला किए हैं, जेड नंबर निकालना, ए नंबर निकालना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना। उसके बाद एक फॉर्मूला किए, कौन सा फॉर्मूला है वो, सी बराबर न्यू लैम्डा, सी बराबर न्यू लैम्डा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किए हैं, इसमें लैम्डा निकालना सीखे हैं, न्यू निकालना सीखे, दोनों सीखे हैं। न्यू क्या है आवृत्ति है, लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। ये तुम लोग लिख लियो ना, इसको बस पढ़ो। तरंग संख्या क्या कहता है, वेव नंबर क्या कहलाता है, प्रति सेमी, सेमी का क्या अर्थ है यहाँ पे, सेंटीमीटर, कितनी तरंगे है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना तरंग होता है। वेव नंबर किसको कहते हैं, वेव नंबर, ये एक वेव हुआ, ये एक वेव हुआ, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर इस तरह का कितना वेव आता है, जितना वेव आएगा उसको उतना क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर के अंदर इस तरह का कितना वेव आता है, उस जितना आएगा उसको क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे, ठीक है। रेडियो वेव से उधर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दशमलव में आएगा, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है, सेंटीमीटर में आ जाता है, और इधर जो होगा वो कुछ नंबर्स में आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो वेव नंबर पे पूछा गया, तो वेव नंबर निकालेंगे कैसे, किसी को कोई आइडिया है, चलो हम वहां पहुंचते हैं फिर बनाते हैं, ठीक है। क्या पूछा है, आवृत्ति की गणना करें और तरंग संख्या निकालें, क्या निकालें, तरंग संख्या। लैम्डा किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, लैम्डा मीटर में दिया हुआ है, लेकिन वेव नंबर, वेव नंबर क्या है, न्यू पे इस तरह बार दिया हुआ है, वो क्या है 1 सेंटीमीटर में कितना लैम्डा, 1 सेंटीमीटर में कितना लैम्डा, समझ में आई बात, 1 सेंटीमीटर में कितना लैम्डा, तो 1 सेंटीमीटर से भाग देंगे लैम्डा को। लैम्डा तो पहले से किस में है, मीटर में है, उसको भी किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो क्या इसको बात बराबर है, ठीक है। तो लैम्डा गुना क्या हो जाएगा 100, लैम्डा गुना 100, इसको सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलोगे तो बट्टे 100 करना पड़ेगा, तो नीचे ही आएगा, ठीक है। क्योंकि एंगस्ट्रम, एक दूसरा चीज बताए थे क्या, एंगस्ट्रम, ए नॉट क्या कहलाता है, लिखो इसको एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का हमको डेफिनेशन राइटिंग ही भूल गए, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रम है ये, क्या है उसका हम स्पेलिंग भूल गए ठीक है, एंगस्ट्रम है, इसका मान क्या होता है 10 पे -10, नैनोमीटर का मान कितना होता है 10 पे पावर 9, यानी कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होगा 0.1 नैनोमीटर, समझ में आए बात, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना एंगस्ट्रम होगा 10 एंगस्ट्रम होगा, समझ में आई बात, ये समझ में आया। ये 10 पे पावर कितना है -10 है, गुना 10 करेंगे तो क्या बनेगा 10 पे पावर -9 बनेगा, बनेगा 10 पे पावर -10 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा 10 पे पावर -9 ये होगा, और 10 पे पावर -9 को क्या कहते हैं हम लोग, नैनोमीटर कहते हैं। तो यानी कि 10 एंगस्ट्रम बराबर क्या होगा 1 नैनोमीटर होगा, समझे। एंगस्ट्रम जो है नैनोमीटर से भी छोटा है, कितना छोटा है 1 नैनोमीटर को 10 बराबर भाग में बांटेंगे तो उसमें से जो एक भाग होगा वो क्या होगा 1 एंगस्ट्रम होगा। और सिंपली तुम लोग को बस याद रखना है एंगस्ट्रम क्या है 10 पे पावर -10 है,
10⁻10 मीटर में है, हमेशा यूनिट याद रखो, 10⁻10, ठीक है। हाँ, इस सबको हमको छोटा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिख दिया। अब इसको कैसे हटाऊं? ये पूरा ही सेटअप है क्या? पूरा ही आ जा रहा है ना? नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। अब चलो यहाँ पे छोटा करके बना लेता हूँ, तुम लोग ध्यान देना बस। यहाँ पे बना रहे क्वेश्चन, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है? 5800 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लैम्डा। क्या पूछा है? पहली बात तो वीक तरंग संख्या पूछा, उसका क्या पूछा है? आवृत्ति। पहला क्या पूछा है? तरंग संख्या। दूसरा क्या पूछा है? आवृत्ति। आवृत्ति हम लोग अब तो बहुत बार निकाल चुके हैं, सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा। अब निकालेंगे एक बार म्यू, न्यू नॉट, ये न्यू के ऊपर ये क्या है? बार है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? किसका सिंबल है? तरंग संख्या का, तरंग संख्या। ये क्या है? तरंग संख्या। पहले लिख भी देता हूं, तरंग संख्या, ठीक है। बराबर ये बराबर क्या होगा? 1 बाय क्या होगा? लैम्डा गुना 100, ठीक है। तो 1 कितना दिया हुआ है? 1 ही। लैम्डा कितना दिया हुआ है? 5800 एंगस्ट्रम, तो उसको मीटर में बदले तो इतना आया, ठीक है। 580 गुना 10⁻⁻9 गुना 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 10⁻7 और 5 6 7 बटे नीचे कितना आ जाएगा? 5800। 1 0 1 0 और कट जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? वेव नंबर होगा, समझे। ये 58 को भाग देना इस पूरे नंबर को, 10 लाख को, जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? वेव नंबर हो जाएगा। किसी के पास बुक है? बुक है किसी के पास? वेव नंबर ये कितने बच्चों को समझ में आया ये बात पहले बता दो, और कितने को नहीं समझ में आया ये बताओ। दोनों बात हम एक ही साथ पूछ लेते हैं। ये बताओ कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ। सिर्फ तुम, बाकी सबको समझ में आ गया? हाँ, पूछेंगे हम, किसको किसको समझ में नहीं आया? हाथ उठा। तुम लोग को समझ में आ गया सबको? तुम लोग को समझ में आ गया? नहीं आया तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, क्योंकि यही कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो नंबर ऑफ वेव नंबर जो डिफाइन है वो अलग से है, ये बात हमको आइडिया था, इसलिए हम किताब मंगाए। यहाँ देखो एनसी क्या हो गया? ठीक है, अब वही बता रहे थे, इसमें जो इसको एनसीईआरटी में यहाँ वेव नंबर डिफाइन है, पेज नंबर 39, ठीक है। उसमें वेव नंबर का डेफिनेशन है, वेव नंबर और तरंग संख्या, ठीक है, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। क्या है? नंबर ऑफ वेव लेंथ यानी कि लैम्डा पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से एकदम क्या करेंगे हम लोग? वेव नंबर लिखेंगे सीधा सीधी 1 बाय लैम्डा। क्या लिखेंगे? 1 बाय लैम्डा। और दोनों किस में होगा? ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? नो यूनिट। मीटर से मीटर कट जाएगा, नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, एक सिर्फ नंबर आएगा जो क्या बताएगा?
कि तरंग दैर्घ्य की संख्या, तरंग संख्या किसमें, इकाई लंबाई में। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की संख्या इकाई लंबाई में, यानी कि 1 मीटर कहां से कहां होगा, यहां से यहां 1 मीटर होगा, हो जाएगा 1 मीटर। 1 2 3 4, थोड़ा सा आगे जाएगा बस। ठीक है, ये 1 मीटर होगा, यानी कि इसमें जितना नंबर ऑफ वेव जाएगा, ये बताओ कितना वेव नंबर कितना हुआ, बताओ इसमें 1 मीटर में जितना नंबर ऑफ वेव जाएगा उतना ही होगा, कितना होगा बताओ, कितना वेव नंबर होगा। ग्रीन वाला हुआ 5, अब रेड वाला बताना। बताओ कितना होगा, ये वेव नंबर कितना होगा। देखो बहुत ज्यादा नहीं गिनना है, सिर्फ ऊपर वाला गिन लो कि ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना हुआ 12। तो रेड वाला क्या है, वेव नंबर उसका होगा 12, क्योंकि 1 मीटर में 12 बार आ रहा है। उसी तरह ग्रीन वाला को ग्रीन से लिख देता हूँ, ग्रीन वाला का वेव नंबर कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 1 मीटर में 5 बार आ रहा है। वेव नंबर बात समझ में आ गया कि 1 मीटर में जितना बार वेव आएगा उतना ही उसका क्या होगा, वेव नंबर कहलाएगा। ये दशमलव में भी हो सकता है, अगर बीच में कट जाए तो वो दशमलव में भी आ सकता है, समझे। तो वेव नंबर बात समझ में आ गया। अब उसमें लैम्डा दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, एंगस्ट्रम में दिया हुआ 5800 एंगस्ट्रम, यानी 10⁻⁻10। तो इसको सीधा सीधी कर देंगे, वेव नंबर हो जाएगा 1/5800 गुना 10⁻⁻10। इसी को लिख देंगे 10⁻10/5800। इसी को लिख सकते हैं 10⁻8/58। तो इसको भाग दे दोगे, जितना नंबर आएगा वही क्या होगा, वेव नंबर होगा, समझे। 10⁻8 मतलब कि 1 पर 8 शून्य होगा, 1 पर 8 शून्य को 58 से भाग दोगे, जो नंबर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा। समझ में आई बात, ये बात समझ में आया कैसे करना है। 58 से भाग देना है 1 पर 8 शून्य को, जो भी नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा। ठीक है, खत्म हो गया यहाँ से कहानी। तीन चीज सीख लिए, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और न्यू पे बार है, इसका मतलब वेव नंबर। ठीक है, और इन तीनों को निकालने आना चाहिए। घर में जाके फिर से यही सब एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करोगे, नहीं होगा फिर पढ़ लोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर नहीं समझ में आएगा पूछोगे, नहीं पूछोगे तो नहीं सीखने का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो फॉलो करेंगे एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, इसमें पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, फिर बाद में देखो बाद में एक लिखा हुआ है हाउएवर कॉमनली यूज्ड यूनिट इज सेंटीमीटर, कॉमनली यूज्ड यूनिट इज सेंटीमीटर। ठीक है, नॉट एसआई यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए पहले जो किए थे वो किससे किए थे, सेंटीमीटर से किए थे, बाद में जो किए किससे किए हैं, मीटर में किए, यानी कि इकाई यूनिट में, समझे। पहली बात क्या करोगे, इकाई यूनिट में देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सब तुम लोग को उतारना नहीं है, बस हम बता रहे हैं। ठीक है, और ये हम भेज दिए हैं, तुम लोग को भेज दिए हैं, घर से जाके उतारोगे कॉपी में, बस याद करने के लिए। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, बोर्स मॉडल के लिए जो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो सब पढ़ रहे हैं। इधर सबको आपस में बात कर रहे हो, क्या हो गया तुम लोग, क्या दिक्कत है। अब नया टॉपिक की तरफ गए हैं, ध्यान दो इधर थोड़ा। ठीक है, सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, बाकी घर में जाके उतारोगे। ठीक है, भेज दिए हैं, क्या हुआ, किसके कौन कौन घर में नहीं उतार पाओगे,
क्या है, मोबाइल बिल्कुल नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, उसको तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। किसको तुम में से किसको नहीं मिल रहा है? फोन नहीं है तुम लोग के पास? बहुत अच्छा अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। जो उतार के लाओगे वो क्या करोगे, बगल वालों को दे दोगे। समझ में आए बात? जो उतार के लाओगे बगल वाले को दे दोगे। इधर आ जाओ, फिर आप इधर सुनो। हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हम क्या बोले, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे तुम लोग उसका एग्जाम्पल लाइट याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी बोलेंगे उसका एग्जाम्पल लाइट याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग सीखे कि क्या दो तरह से बिहेव करता है, दो तरह से बिहेव करता है। इसलिए तुम्हारा बात खत्म नहीं हो रहा ना, डंडा दिख रहा है ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी बोलेंगे तुम लोग क्या समझोगे, लाइट, समझे। जो हम लोग प्रकाश देख रहे हैं, विद्युत चुंबकीय जब भी बोलेंगे प्रकाश को तुम लोग एग्जाम्पल में याद रखोगे, ठीक है। तो हम लोग ये सीखे पहला चीज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दो स्वभाव का है, डुअल नेचर का है, समझे। कभी कभी वो किसके तरह काम करता है, वेव यानी कि तरंग की तरह काम करता है, और कभी कभी कण की तरह काम करता है, कण सिद्धांत, और कभी कभी तरंग सिद्धांत, ठीक है। तो कौन कौन सा चीज है जो वो तरंग सिद्धांत से सिर्फ क्या होता है बता सकता है, और कौन कौन सा चीज है जो सिर्फ कण से। डिफ्रैक्शन, विवर्तन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, हम एक दिन बताए भी थे तुम लोग को। क्या बताए थे डिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे डिफ्रैक्शन का सिंपल सा एग्जांपल याद रखो, ये दीवार है, ठीक है। इस पार एक आदमी खड़ा है और उस पार एक आदमी खड़ा है, तो उसको लाल बटन से कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा दीवार है, ठीक है। तब उस पार एक आदमी है ना, बोला कुछ, ये बोलने का, ठीक है। ये आदमी दीवार के इस पार है, लाल वाला आदमी दीवार के उस पार है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये आदमी चिल्लाया हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ चिल्लाया जोर से। ये दीवार यहां तक है, इतना ऊंचा है, मान लेते हैं 20 मीटर ऊंचा है या 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 10 मीटर ऊंचा दीवार मान लेते हैं। इधर ध्यान दो, फिर डिफ्रैक्शन वर्ड समझ नहीं पाएगा। क्या वर्ड समझा रहे हैं? डिफ्रैक्शन। और हिंदी में क्या है, विवर्तन है। विवर्तन इसी तरह लिखा हुआ है, किस तरह लिखा हुआ है? विवर्तन, ऊपर में है ना, कहाँ गया वर्तन, ठीक है। विवर्तन क्या चीज है पहले ये समझो। कोई भी आदमी, स्पीकर कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, हाँ। आवाज, आवाज क्या होता है, साउंड, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है ना, ये वेव है ना, सीधा आगे निकलेगा, सीधा आगे निकलेगा। साउंड जो बोलते हैं सीधा आगे निकलता है, चारों तरफ निकलता है, तो सीधा सीधा निकलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ एक दीवार बना देंगे हम, क्या बना देंगे, दीवार, इसके हिसाब से तो सीधा ऐसे निकलना चाहिए, और यहाँ जो आदमी है उसको कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए था, समझे। लेकिन साउंड क्या होता है, ऐसे जाता है और ऐसे भी हो जाता है, समझे। तो यहाँ का आदमी को भी सुनाई दे रहा है। तो उसी तरह लाइट है ना, ये व्यवहार भी दिखाता है, लाइट जो है ये व्यवहार भी दिखाता है। ये किसका व्यवहार है, वेव का, किसका, वेव का, तरंग का व्यवहार है। ये व्यवहार किसका है, तरंग का व्यवहार है, समझे। ये व्यवहार किसका है, तरंग का व्यवहार है। पानी में भी देखोगे अगर इस तरह से बुलबुला क्या हो रहा है, बुलबुला बोल रहे हैं, तरंग इस तरह से फैल रहा है, और यहाँ पे कुछ अटक गया, यहाँ से कुछ अटक गया, तो यहाँ से फिर नया से फैलना शुरू करेगा, समझे, नया वेव बनाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ रोक देते हैं तो यहाँ से फिर नया वेव बनाएगा, ठीक है। तो लाइट भी इस व्यवहार को दिखाता है, इसको कहते हैं विवर्तन। इस पार से कोई आदमी बोलेगा तो इस हिसाब से इस आदमी को सुनाई नहीं देना चाहिए, बोलो क्यों, क्योंकि दीवार रोक दे रहा है, आवाज सीधा सीधी इसके पास नहीं आ रहा है, लेकिन आवाज उस पार से पार होके इस पार तक आएगा, ऐसे मुड़ के आएगा ना। तो इसी को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ठीक है।
तो ये लाइट जो ये शो करता है, इसको हम लोग सिद्धांत को किससे साबित कर सकते हैं? वेव थ्योरी से। इस सिद्धांत को किससे साबित कर सकते हैं? वेव थ्योरी से। दूसरा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब एक, ये हस्तक्षेप नहीं है इसका एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस मतलब समझो, इंटरफेरेंस का मतलब समझो, इधर ध्यान दो। दो अलग अलग वेव इस तरह चल रहा है, ठीक है। ठीक है, दो अलग अलग वेव चल रहा है, तो कहीं कहीं ये क्या करेगा, इसका सिंपल सा इंटरफेरेंस क्या हो गया तुम्हारा? इंटरफेरेंस का सिंपल सा एग्जांपल समझो, देखो एक रस्सी लिए हैं, इसको एक झटका दिया और ये वेव जा रहा है, ठीक है। ये वेव जा रहा है, रस्सी में ऐसे उठा दिए तो रस्सी में पूरा ऊपर से जाता है, ठीक है। और उसी तरह क्या किया, इधर से कोई आदमी झटका दिया, दोनों, ठीक है। ये दिया है और इधर से भी एक हुआ है, दोनों तरफ से। इधर वाला वेव इधर आ रहा है और इधर वाला वेव इधर जा रहा है, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब समझो, ये वेव थ्योरी है। बीच में जैसे दोनों आएगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि ये जितना उठा हुआ है और ये जितना उठा हुआ है, दोनों मिलके एक साथ ऊपर चला जाएगा। समझ में आई बात? दूसरा एग्जाम्पल, एक तरफ से ऐसे गया हुआ है और एक तरफ से ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो बीच में क्या होगा? बीच में क्या होगा बताओ? बीच में अचानक क्या होगा? सीधा हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितना ऊपर ले जा रहा है उतना ही ये क्या ला रहा है? नीचे। तो बीच में आके क्या हो जाएगा लोग? बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे इधर जाने लगेगा और इधर ऊपर जाने लगेगा। समझ में आई बात? लेकिन बीच में एक बार क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस, दो अलग अलग वेव का मिलना और उसका प्रभाव दिखाना। तो लाइट भी इस प्रभाव को दिखाता है, ठीक है। लाइट भी इस प्रभाव को दिखाता है। तो इसको साबित करते हैं कि ये भी किससे साबित होता है? लाइट भी ये प्रभाव दिखाता है, तो ये किससे साबित होता है? तरंग से, तरंग सिद्धांत से। समझ में आई बात? तीसरा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन भी किससे साबित होता है? पोलराइजेशन किससे साबित होता है? तरंग से। अब पोलराइजेशन क्या होता है? इधर ध्यान दो। तुम लोग वो गाड़ी देखे हो जिसमें अंदर से बाहर दिख रहा होता है, बाहर से अंदर नहीं दिख रहा होता है? देखे हो ना? बाहर से अंदर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अंदर का लाइट बाहर नहीं जा पा रहा है। समझ में आई बात? बाहर का लाइट अंदर चले जा रहा है, अंदर का लाइट बाहर नहीं जा पा रहा है। उसमें आता है कि लाइट जो होता है ना, लाइट में दो ध्रुव है। अभी हम लोग पढ़ लिए, दो कंपोनेंट है, एक ऊपर से दोनों 90 डिग्री में जा रहा होता है। तो पोलराइजेशन में क्या करते हैं, एक कंपोनेंट को रोक देते हैं, दूसरा जगह दूसरा कंपोनेंट को रोक देते हैं, दोनों रोक देते हैं, तो इसलिए अंदर का लाइट जो है बाहर नहीं जा पाते हैं। वो पोलराइजेशन का एग्जांपल है जिसमें गाड़ी हम लोग क्या अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता। वो पोलराइजेशन का एग्जांपल है। और वो भी जो साबित होगा, किससे साबित होगा? वेव थ्योरी से। समझ में आई बात? वो भी किससे साबित होगा? वेव थ्योरी से। ये तीनों चीज तुम लोग अभी क्लास 12th में पढ़ोगे, लाइट चैप्टर में। समझ में आई बात? ये तीनों चीज किस में पढ़ोगे? क्लास 12 लाइट चैप्टर में। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये तो तुम लोग 10th में भी पढ़े हो। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़े हो, परावर्तन और अपवर्तन पढ़े हो ना। तो परावर्तन और अपवर्तन जो है वेव सिद्धांत से भी साबित हो जाता है और पार्टिकल सिद्धांत से भी साबित हो जाता है। समझे? वेव के सिद्धांत से भी ये साबित हो जाता है और पार्टिकल के सिद्धांत से भी साबित हो जाता है। जैसे बॉल को फेंकेंगे तो बॉल भी क्या होगा? इस तरह जाएगा और टकराएगा, जैसे ही ऐसे उठेगा। समझे? और वेव को वो भी अगर ऐसे ऐसे जाएगा, टकराने के बाद फिर ऐसे ऐसे उठेगा। समझे? ये दोनों सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन साबित हो जाता है। लेकिन आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम बताए थे किसमें है? सोलर पैनल में। सोलर पैनल में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता है बैटरी को, वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। वो सिर्फ किससे होगा? पार्टिकल थ्योरी से साबित होगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी सिर्फ किससे साबित होगा? पार्टिकल थ्योरी से। ये याद करने वाला बात सब है तुम लोग का, ठीक है। एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा, ये भी सिर्फ किससे साबित होगा? पार्टिकल थ्योरी से, यानी कण सिद्धांत से। और ये दिया बोर ने, ये प्लैंक ने दिया और ये आइंस्टीन ने दिया। अलग अलग साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और इमोशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये क्वांटम थ्योरी है, ये आगे भी आता है, ठीक है। ये चारों किससे साबित होता है? ये 4-5 किससे साबित होता है? सिर्फ पार्टिकल थ्योरी से। तो साइंटिस्टों को लगा कि कभी कभी जो क्या है, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और विद्युत चुंबक के तरंग जो है, कभी कभी किसके तरह बिहेव करता है? तरंग की तरह बिहेव करता है।
और कभी कभी किसकी तरह बिहेव करता है, कण की तरह बिहेव करता है। तो वो लोग माना कि ये दोनों ही चीज़ है, ये क्या है, दोनों ही चीज़ है। जब वेव की तरह बिहेव करता है तो वेव है, तरंग है, और जब कण की तरह बिहेव करता है वो क्या है, कण है। यहाँ पे वो सब लिख दिया, किससे साबित होता है, ये दोनों से होता है, ये पांचों सिर्फ एक से होता है, ठीक है। और भी है वो सब हम बताए नहीं, क्योंकि वो सब टॉपिक में हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। एक कॉम्पटेंट इफेक्ट था, ठीक है। चलो अब आ जाओ, प्लांक क्वांटम थ्योरम जो हम लोग पढ़ेंगे, और वो किस लिए हमको चाहिए, कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम तुमको आज व्यू दे देते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब क्या, गर्म वस्तु क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ऊर्जा निकालता है। कोई बॉडी अगर गर्म है तो वो क्या निकालता है, ऊर्जा निकलता है। जैसे हम अभी गर्म है, जितना भी डिग्री टेम्परेचर में है, तो हमारा बॉडी से भी क्या निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है। तुमको वो नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा बॉडी का टेम्परेचर कम है, समझे, मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम है। अगर यही टेम्परेचर मेरा बॉडी का अगर 2000 हो जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस, तो अभी तुम लोग को लाल लाल निकलता हुआ दिखता, ठीक है। तो ये रेडिएशन भी तुमको दिखेगा, उसको लिए तुमको अलग डिवाइस लगाना पड़ेगा जो इस रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाए, समझे। हमारा आंख डिटेक्ट नहीं कर पाता है। हमारा आंख का लिमिट कितना कितना था, आंख का लिमिट वेवलेंथ कितना कितना था, याद नहीं है। आंख के वेवलेंथ का लिमिट कितना कितना था, तुम लोग से बात कर रही हो ना, आंख के वेवलेंथ का लिमिट कितना कितना था। लाइन स्पेक्ट्रा जो पढ़ाए थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ में, जो ये आया था कलर वाला का यहाँ लिखे थे ना, वेवलेंथ कितना था, 400 से 750 नैनोमीटर था, यही था ना। 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, 750 नैनोमीटर तक हम देख सकते हैं। उसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या था, 7.28 10 पे पावर 14 से लेकर 4 गुना 10 पे पावर 14 तक देख सकते हैं। प्लस में था कि माइनस में 14 था, प्लस में था, ठीक है। तो हमारे बॉडी से, गर्म बॉडी से जो इमिशन हो रहा है वो हमारे रेंज में नहीं आता, इसलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो किसमें होता है, सौर ऊर्जा में होता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठोस में जो ऊष्मा को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है, उसके कारण। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन पहले भी तुम लोग बता दिए कलरफुल बता के। ये चारों जो है किससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है, यानी कि ये तरंग वाले सिद्धांत से एक्सप्लेन नहीं होता है। तो इसीलिए इसके लिए हमको नया सिद्धांत चाहिए, जो क्या है, पार्टिकल थ्योरी में आएगा, ठीक है। दोबारा क्या, हाँ, ये हॉट बॉडी इमिशन है, मतलब ये गर्म वस्तु जो क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इमिशन मतलब उत्सर्जित। मीडियम हीट है तो मतलब रेड ग्लो होगा, और ज़्यादा हीट करोगे तो क्या होगा, येलो या वाइट होगा, और ज़्यादा हीट करोगे तो क्या होगा, ब्लू या वाइट होगा। ये तुम लोग हम बताए थे, चूल्हा में जलाते तो आग किस तरह दिखता है, येलो दिखता है, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। वहीं गैस में जलाते तो आग कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, क्यों, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, समझे, टेम्परेचर हाई रहता है। वही बोला, ताप बढ़ाने पर अधिक ऊर्जा नीली रोशनी को उत्सर्जित करती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ते रहेगा उस तरह उत्सर्जित करने का जो रंग होगा वो भी बदलते जाएगा, समझे। लाल से किसकी तरफ बढ़ेगा, नीला की तरफ। लाल का उस ऊर्जा कम है और नीला का ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है। आगे आ जाओ, सबसे पहला टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। खत्म हो गया हम लोग, कल टाइम मतलब खत्म हो गया टॉपिक नहीं, ठीक है, टाइम खत्म हो गया। कल पढ़ेंगे हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है बस देख लो, लिख लेना, तुम लोग बता देते हैं। ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, एक ऐसा वस्तु जो हर तरह का लाइट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, समझे। जितने भी तरह का लाइट आए वो तुमको एब्जॉर्ब कर ले, समझे। ब्लैक बॉडी मतलब जितना भी लाइट आ रहा है उससे कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये ब्लैक जैसे है ना, लेकिन ये पूरा ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक से क्या आ रहा है, लाइट इमिट हो रहा है, हमको दिख रहा है ये ब्लैक, ठीक है। इसका कर्व सब दिख रहा है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचे है, ये सब पूरा दिख रहा है, लाइन सब दिख रहा है ना। लेकिन जो एग्जैक्ट ब्लैक होगा, खूब ब्लैक होगा, उसमें ये जितना भी कर्व है कुछ नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि जितना लाइट उस पर पड़ेगा वो सारा का सारा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी रिमिट नहीं करेगा, इधर आएगा ही नहीं कोई लाइट, तो दिखेगा नहीं, समझे। अब जैसे देखो कि ये जैसे ये स्पेयर है, यहाँ पे हम उबर खाबर बनाए हुए हैं, यहाँ ऊपर खाबर बनाए हुए हैं, यहाँ ऊबर खाबर बनाए हुए हैं। अगर ये बॉडी ब्लैक भी है तो हमको उबर खाबर सब दिखेगा ना। लेकिन ये अगर क्या हो, ब्लैक बॉडी हो किस तरह का, जिसमें 100% एब्जॉर्प्शन लाइट होता है, तो ये सब उबर खाबर कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है।
तो उसी को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। किसको, जो हर एक लाइट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और जब इमिट करे तो फिर सारा लाइट इमिट करे, समझे। जब इमिट करे तो सारा लाइट इमिट करे। ब्लैक बॉडी का हिंदी है कृष्णिका, समझे। कृष्ण वर्ड जो है वो क्या है, ब्लैक के लिए होता है, यूज होता है, समझे। कृष्ण वर्ड जो है वो किसके लिए है, ब्लैक के लिए, ठीक है। तो कृष्णिका उसका नाम है, ठीक है। हाँ, तुम लोग बातें कर रहे हो, हम बहुत सारा बात बताए, क्या बताए, हंस रही है, यही बात है, हमको समझ में नहीं आता। यहाँ का बच्चा तो ना पढ़ने का वो नहीं है, मतलब कि इंट्यूशन नहीं है, समझे। मतलब कि अपने अंदर में वो नहीं है, जिजिक्स बहुत सारा वर्ड है, लेकिन जिज्ञासा नहीं है, जिजीविसा नहीं है, ठीक है, इच्छा नहीं है। टाइम तो हो गया है। यूट्यूब में जाके तो तुम लोग देख नहीं रहे हो। हाँ, ये देखो, अब देखो टमाटर का कर्व तुम लोग को दिख रहा है, पता चल रहा है कि कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है। क्यों, क्योंकि ये जितना भी लाइट उसके ऊपर गया, पूरा का पूरा लाइट वो क्या कर लिया, सोख लिया उस, वो तो रंग है, ब्लैक है, परफेक्ट कलर है, ब्लैक है, जिसमें क्या हुआ, जितना भी कलर गया उसको क्या हो गया। अब ये तुमको 2D लग रहा है, 2D मतलब इसमें उबर खाबर नहीं दिख रहा है, ये लग रहा है कोई ऐसे फिगर ब्लैक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जबकि 3D है, समझे। इसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। ये तो इधर से बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कि क्या होगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब, जितना भी कलर उस पर जाएगा वो सारा का सारा कलर क्या कर लेगा, सोख लेगा, तुमको दिखेगा ही नहीं कि यहाँ ऊंचा है खाबर है, समझे। अगर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करेंगे हम, डिजाइन कर देंगे नुकी, और यहाँ पे बहुत नुकीला क्या रखेंगे, शार्प हथियार रखेंगे, तो वो तुमको दिखेगा ही नहीं कि कोई हथियार ला रहा है, तुमको लगेगा कि यहाँ गोल चक्की लेके आ रहा है, समझ में बात। क्योंकि उससे जो हथियार का शार्पनेस है वो दिखेगा ही नहीं, ये पूरा गोल क्या दिखेगा, तुमको लगेगा गोल है, समझे। मतलब कि हम इस तरह का अगर शार्प हथियार बनाएंगे और पूरा ब्लैक करके रखेंगे, और हम सीधा लेके आएंगे, सीधा लेके आएंगे, तुमको बस ये दिखेगा इस तरह गोल है, ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उससे लाइट इमिट होगा नहीं, जिससे डायमेंशन तुमको दिखता है, ठीक है। तो यही क्या है, इसी को कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे करेंगे कल इसका। जितना बच्चा लिख के ला पाओगे ठीक है, जो नहीं लिख के ला पाओगे यहाँ बोल देना, लिख लेना यहीं पे, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद नहीं, क्लास नहीं।